गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमारी यूनिट 5 का टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो सॉलिड्स होता है उसका, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको किस प्रकार मैनेज किया जा सकता है। सो इसमें जनरली हम सबसे पहले देखेंगे वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में प्रेजेंट हो सकता है। वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में वेस्ट प्रेजेंट हो सकता है। सो सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे वेस्ट वाटर एज अ लिक्विड फॉर्म में या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हमने उसके बारे में डिस्कस किया एज अ प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो ठोस पदार्थ होता है, सो बोल सकते हैं ठोस अपशिष्ट का निपटारा करना है। यहाँ पर हिंदी में इसके बारे में हम बोले तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो ऐसा वेस्ट जो अनवांटेड और यूजलेस होता है, जो हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है और जो यूजलेस, जो हमारे काम का नहीं है, वो क्या कहलाता? वेस्ट। वो किसके थ्रू जनरेट होता है? जनरेट थ्रू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड अदर टाइप की एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होता है, बोल सकते हैं डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इन एरिया के द्वारा जो सॉलिड वेस्ट बनता है उसका हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है। जो वेस्ट है उसका कलेक्शन करेंगे सबसे पहले, फिर उसको कलेक्शन करेंगे तो पहले देखेंगे कि कहाँ पर सॉलिड वेस्ट है, देन उसका कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन एंड उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के रूप में या हाइजेनिक मैनर में उसको किस प्रकार हम यहाँ पर किस प्रकार हम उसको उस वेस्ट को मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, जो सॉलिड वेस्ट है उसका किस प्रकार हम यहाँ पे प्रबंधन कर रहे हैं। मतलब सॉलिड वेस्ट को सबसे पहले हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको डिफरेंट प्रोसेस किए, उसकी डिस्पोजेबल की प्रोसेस इन उसको इस प्रकार बनाया कि वो इकोनॉमिकली रूप से हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो, जो हमें इकोनॉमिकली रूप से कोई इम्पोर्टेंस दे पाए। सो इसमें हम मैनेजमेंट में ये करते हैं, जो डिस्पोजेबल मैनेज, जो डिस्पोजेबल सॉलिड्स है, जो डिस्पोजेबल मटेरियल के रूप में उस जो सॉलिड वेस्ट है उसको कहीं हम यूज़ कर सकें। सो यहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल, है ना। ये सब हम किस में करते हैं, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। जो सॉलिड वेस्ट होता है ये कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, इसका नेचर किस टाइप से होता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर। तो बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ ओरिजिन में क्या हो जाएगा, रेसिडेंटल वेस्ट हो सकता है, कमर्शियल वेस्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेस्ट हो सकता है ओरिजिन के बेस पर, मतलब वो कमर्शियली रूप से कहाँ पे वेस्ट है, या फिर बोल सकते हैं म्यूनसिपल वेस्ट, जिसमें क्या आ जाएगा डोमेस्टिक वगैरह जो वेस्ट होता है, जो सॉलिड्स होता है वो सब किस में इंक्लूड होता है, म्यूनसिपल वेस्ट में। इस टाइप से इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट होते हैं, सॉलिड्स जो ओरिजिन के बेसिस पर क्लासीफाई किए गए हैं। इस टाइप से फिजिकल नेचर कैसा होता है उसका, तो फिजिकली गार्बेज हो सकता है, एशेस फॉर्म में हो सकता है, या फिर कंबस्टाइबल या नॉन कंबस्टाइबल वेस्ट हो सकता है। उसकी हाजार्डनेस हो सकती है, बोल सकते हैं टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक, किस प्रकार का वेस्ट है, ये उसकी फिजिकल नेचर हमें बताती है कि वेस्ट किस टाइप का है। आगे हम देखें तो गार्बेज, जो गार्बेज है वो किस टाइप का वेस्ट है, एक बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्ट होता है। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये किसके थ्रू आता है, जैसे एनिमल वेस्ट हो सकती है या फिर वेजिटेबल्स हो सकती हैं, और इसकी हैंडलिंग, प्रिपरेशन बोल सकते हैं, इसकी हैंडलिंग हो रही है, जैसे जो फूड मटेरियल होता है उसकी हैंडलिंग वगैरह हो रही है, तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब की जो सब्सटेंस है ये सब क्या हो जाएंगे, एक तरह से सॉलिड वेस्ट कहलाएंगे। और ये कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स क्या होता है, जैसे हाउस, होटल्स, डेयरीज, मीट एंड स्टेल्स, ये अलग अलग इसके सोर्स होते हैं जहाँ से ये जो बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्ट है ये वहाँ से जनरेट होता है। एंड कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोग देखें तो ये किस टाइप का होता है, इसमें क्या आ जाएंगे, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, लेदर, वुड्स, फर्नीचर्स, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, हमारे कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल वेस्ट के रूप में। तो ये भी कहाँ से जनरेट होंगे, ऑफिसेस वगैरह से, या हाउस होल्ड, मार्केट्स या फिर होटल से ये जनरेट होते हैं।
नेक्स्ट हम देखें तो एशेस। एशेस क्या होते हैं, जिसमें जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, जो किसके थ्रू मिल रहा है यहाँ पे, जब वुड बर्निंग हो रहे हैं, जहाँ पे जलने के बाद जो लकड़ी होती है, कोल, कॉक एंड अदर कंबस्टेबल वेस्ट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एशेस। एंड ये कहाँ से मिलेंगे, जैसे कुछ किचन में कुछ सब्सटेंस को जलाया गया है, या फिर होटल्स में, हॉस्टल्स में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एशेस। एंड इसी टाइप से अलग अलग बता रखा, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन वेस्ट में क्या आ जाएगा, कंक्रीट, ब्रिक्स, पीसेस ऑफ प्लम्बिंग एंड हीटिंग, ये अलग अलग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ये सब क्या हो जाएंगे, डोमिशियल एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। इसी टाइप से इंडस्ट्रियल वेस्ट, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होगी, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे अगर कोई जैसे कोई बायोमेडिकल बोल सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फार्मा जो मेडिकल के जो सब्सटेंस है उस टाइप के मिलेंगे, है ना सब्सटेंस। और जैसे कोई बोल सकते हैं अलग और दूसरे टाइप की इंडस्ट्री जहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उनका हम उनको ले सकते हैं, और उस सॉलिड वेस्ट उस सब्सटेंस का हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्री है उनके अकॉर्डिंग वहाँ का क्या होता है, सॉलिड वेस्ट वहाँ से जनरेट होता है। अब मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जनरली एक फंडामेंटल हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे हम क्या करें, जो सब्सटेंस है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्पोजेबल करेंगे, उसका डिस्पोजेबल करेंगे। एंड उसको जनरली ऐसा बनाएंगे कि हम उसको फिर रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4R का फॉर्मूला चलता है, जैसे रिफ्यूज़, पहले रिफ्यूज़ करना उसको, देन उसको रीयूज़ के लायक बनाना, एंड उसका क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करना, या फिर उसको रिड्यूस करना, जो उसमें सब्सटेंस है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, उसको ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको कोई बायोकेमिकली जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस है उनके द्वारा क्या करना, उसको उसके अमाउंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। जो सॉलिड वेस्ट है उसके अमाउंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जिससे क्या हो जाएगा, वो जो बोल सकते हैं जो सॉलिड वेस्ट है उसका अमाउंट कम हो जाए, जितनी क्वांटिटी में वो पहले था उससे कम अमाउंट में हो जाएगा, किसके द्वारा, बायोलॉजिकल सब्सटेंस के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये किस प्रकार कर सकते हैं। और आगे हम बात करें तो किसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। जैसे सॉलिड वेस्ट कहाँ से है, मेडिकल सॉलिड वेस्ट है, नॉन डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है, अगर नॉन टॉक्सिक है या टॉक्सिक है, किस टाइप का वेस्ट है। और डिफरेंट टाइप के जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हो सकता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसका यूज़ नहीं है, जैसे हमारे पास, हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास मोबाइल्स है, तो कोई मोबाइल का इसमें कोई फंक्शन नहीं चल रहा है तो हम उस मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, एक तरीके से ई वेस्ट हो गया, क्योंकि वो हमारे कुछ काम नहीं आ रहा है। या फिर उस मोबाइल में कोई बोल सकते हैं कोई फंक्शंस नहीं चल रहा है, या फिर गिर गया है या टूट गया है, कोई ब्रेक हो गया है, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से ई वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि हमारे यूज़ में वो काम नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, एक रूप में ई वेस्ट बन गया है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक। इस टाइप से दूसरे आइटम भी हो सकते हैं हमारे घर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंक्लूड होते हैं। इस टाइप से काइंड ऑफ वेस्ट में हमने देखा सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं। सॉलिड वेस्ट में क्या इंक्लूड आएंगे, प्लास्टिक कंटेनर, बॉटल, पेपर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, सॉलिड वेस्ट। एंड लिक्विड वेस्ट में लिक्विड आइटम्स जो केमिकल, ऑयल्स, वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो निकलता है वो सारा। एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंस जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैसे पेपर, वुड, फ्रूट्स एंड अदर। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डायरेक्टली इतनी ईजी वे में डिग्रेड नहीं हो सकते हैं और उनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, वो क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक, बॉटल्स एंड मशीन्स वगैरह, कैंस, कंटेनर्स, ये सब क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। एंड हजार्डनेस वेस्ट एंड नॉन हजार्डनेस वेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा, जो हजार्डनेस वेस्ट होते हैं इनका किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ हम देखेंगे, जैसे ये ह्यूमन हेल्थ पे या फिर इन्वायरमेंट पे किस प्रकार इनका इफेक्ट होता है। हजार्डनेस वेस्ट में क्या इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे टॉक्सिक, कॉरोसिव सब्सटेंस जो डेंजरस होते हैं, और जनरली कहाँ से होते हैं, बाय इंडस्ट्रियल्स के थ्रू, कोई ऑर्गेनिक केमिकल्स का सिक्रेशन हो रहा है, और वहाँ कोई सॉलिड वेस्ट है, कोई किसी अंदर कोई कंटेनर इसमें कोई कंपाउंड आया जो टॉक्सिक्स है, तो वो भी क्या कर सकते हैं कि एटमॉस्फियर और ह्यूमन हेल्थ पे उनका इफेक्ट पड़ता है। एंड नॉन हजार्डस सब्सटेंस वो क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस सेफ टू यूज़, जो सेफ है हमारे यूज़ के लिए, कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं उसका हम, इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली या इकोनॉमिकली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें
हमारा मेन टॉपिक, अब हमारे टॉपिक पे हम आते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसका किस प्रकार मैनेजमेंट किया सकता है, और हमें यहाँ पे इसकी बहुत डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है वैसे तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की, जैसे लैंडफिल्स, ओपन डंपिंग, या फिर बोल सकते हैं इनकैप्सुलेशंस। इससे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं, बट हमें यहाँ पे सिर्फ 2 टेक्निक या 3 टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग, एंड सेकेंड वन इज वर्मी कंपोस्टिंग, एंड थर्ड वन इज मैथेन प्रोडक्शन। इन तीनों मेथड के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो कंपोस्टिंग ऐसी मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, कंपोस्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, इस टाइप के डिफरेंट हमने एग्जाम्पल देखे, एशेज और डोमेस्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रिक वेस्ट, है ना। तो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हो गए उसको विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे वो डिफरेंट, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बोल सकते हैं मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर खाद के रूप में, जो क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में आवश्यक होते हैं। सो इनका हम उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोस्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट में। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जैसे लीव्स हो सकती हैं, डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, और बोल सकते हैं डंक वगैरह हो सकती है, और भी बहुत सारे टाइप का जो वेस्ट होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो जनरली यहाँ पे कंपोस्ट के रूप में यहाँ पे इसको ह्यूमस लाइक प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रूप से वर्क कर सकती है, दोनों कंडीशन में वर्क कर सकती है, एंड इसका जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, मैन्योर के रूप में उसका फर्दर यूज़ कर सकते हैं मतलब सॉइल में फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जनरली इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मीज़ोफिलिक या थर्मोफिलिक टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिकम्पोज करने का रोल प्ले करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और क्या करते हैं, हीट को वहाँ पे हीट लिबरेट करते हैं, बोल सकते हैं हीट वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होगा, ये एक ओपन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो भी बोल सकते हैं जो मॉस्किटोज़ वगैरह है, लाइज वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह जो भी होते हैं, जो लाइज वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर गैस का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे नहीं आते, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अगर एक ओपन एरिया में कोई प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ होने का या फिर कोई लाइज वगैरह होने का चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट का भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू वहाँ पे वो सारे जो ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह जो भी ऑर्गेनिज्म है ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। सो ये क्या होती है, प्रोसेस होती है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज किया जाता है, उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक मैन्योर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें लेयर्स के फॉर्म में क्या होता है, जो सब्सटेंस उसको हमने ऐड किया, एक कंक्रीट की वॉल होती है, मतलब चारों ओर से कंक्रीट की वॉल बनाई जाती है, और उसके अंदर एक बोल सकते हैं इसको गड्ढा खोद कर, मतलब डीप ज़मीन के अंदर भी बना सकते हैं, या फिर एक साइड में एक मॉइस्चर एरिया में इसको बना सकते हैं, या फिर कोई बोल सकते हैं एक प्लेन सरफेस पर भी इसे बना सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर प्लेन सरफेस हम बना रहे हैं तो चारों ओर से बोल सकते हैं एक 3x3 या फिर 1 बोल सकते हैं इतने मीटर लेंथ, विड्थ और हाइट का एक गड्ढा बनाया जाता है, और उसके अंदर इस सब जो सारा सॉलिड वेस्ट है उसको ऐड किया जाता है, एंड उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंटेन करते हैं, जैसे टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसमें मीज़ोफिलिक और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो कर पाएँ, एंड एक मॉइस्चर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो कर पाएँ। एंड इसको समय समय पर चेक किया जाता है, जैसे 4 to 6 वीक्स में इसको चेंज करते रहते हैं, मतलब उथल पुथल करते हैं ना, ऊपर नीचे करना, इस टाइप से यहाँ पे चेंज करते रहते हैं, और इसमें मॉइस्चर को बनाए रखते हैं। इसमें क्या होता है, ये कंपोस्टिंग होती है 3 फेज में होती है। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मीज़ोफिलिक लाइक स्यूडोमोनास, और मीज़ोफिलिक, थर्मोफिलिक एंड कूलिंग मैचुरेशन, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, बैसिलस, थर्मेसेंस एंड बैसिलस, स्यूडोमोनास, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करते हैं।
आगे हम देखें यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशो किस प्रकार होता है। तो कार्बन सोर्स किस रूप में वर्क कर रहा है यहाँ पे, एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में यहाँ पे कार्बन यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन का यूज़ अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में इनका जनरली यूज़ होता है। जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। एंड अगर नाइट्रोजन कम अमाउंट में होगा तो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है उसको टाइम लगेगा, वो लंबे समय में प्रोसेस होगी और यहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी बहुत कम होगी। सो यहाँ पे एक रेशो होता है कंपोजिशन के 30:1, ठीक है, रेशो है इसका कार्बन और नाइट्रोजन का। आगे हम देखिए कार्बन और नाइट्रोजन का किस किस सब्सटेंस में कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हाई अमाउंट में एंड लो अमाउंट में। जैसे हाई अमाउंट में क्या होगा, जो डेड लीव्स है, स्ट्रॉज है, वुड चिप्स है, बार्क्स, मिक्स्ड पेपर, न्यूज़पेपर, इन सब में हाई कंटेंट होता है नाइट्रोजन और कार्बन सोर्सेस। और इन लो अमाउंट में देखें तो वेजिटेबल स्क्रैप्स, कॉफ़ी ग्राउंड्स एंड मैन्योर, ये सब क्या होता है यहाँ पे इसका कंटेंट आइटम में बता रखा है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे एक ऐसी पीएच की रेंज में मेंटेन की जाती है जो माइक्रोब्स को टॉलरेट कर सके और वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाए। जैसे एरिएशन होना चाहिए, ऑक्सीजन टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहना चाहिए, जो माइक्रोब्स हैं वहाँ उस प्रकार ग्रो कर पाए। आगे हम देखें मॉइस्चर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे माइक्रोब्स अच्छी कंडीशन में वहाँ पे ग्रो कर सकें और जो डिकम्पोजिशन है वो रैपिडली हो सके और जल्दी से वहाँ पे क्या हो सके, मैन्योर का प्रोडक्शन हो सके। इस टाइप के प्रोसेस में 50 to 60% मैन्योर का प्रोडक्शन होता है। आगे हम देखिए इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जैसे इफ़ेक्ट अगर वेस्ट है तो अगर उसको मैनेज नहीं किया जाए तो क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट हेल्थ पर होता है, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर बोल सकते हैं, साथ ही एनिमल्स की हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड मैराइन इन्वायरमेंट, साथ ही साथ कोस्टल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर इसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। आगे हम बात करें वर्मी कंपोस्टिंग। अभी हम लोगों ने क्या देखा, कंपोस्ट क्या होता है, अब हम आगे बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एक सिंपल टेक्निक है। इसमें क्या होता है, कंपोस्टिंग में जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, मैन्योर का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी टाइप से वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थ वॉर्म जो होते हैं, केचुए वगैरह, उनके द्वारा क्या किया जाता है, मैन्योर का प्रोडक्शन किया जाता है। ये भी एक इजी मेथड्स है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट उसमें चाहिए एक अमाउंट में वो प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस है वर्मी कंपोस्ट में जो अर्थ फॉर्म्स है, जो क्या करते हैं यहाँ पे एक जो सॉइल को जो आवश्यक अमाउंट में जो चाहिए न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट के रूप में क्या वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, अर्थवर्म्स, जो क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनको बढ़ाते हैं। यानी कि हाईली रूप से यूज़फुल टेक्निक है जो क्रॉप के प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं, जो फसल है उसके उत्पादन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार इसमें अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थवर्म क्या करते हैं, अर्थवर्म कंज्यूम करते हैं अपने जो उनकी जनरली उनका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग, उसके हाफ अमाउंट में ये मैन्योर का प्रोडक्शन करते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म यूज़ किए जाते हैं। एंड इसलिए ये जो अर्थवर्म होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड या फिर वर्म कास्ट, डिफरेंट टाइप के अर्थवर्म्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो क्या होते हैं, द कास्ट आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस होते हैं एंड बेनिफिशियल फॉर सॉइल माइक्रोफ्लोरा, जो सॉइल की माइक्रोफ्लोरा है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में मटेरियल में क्या हो सकता है, जैसे एनिमल एक्सेट्रा, किचन वेस्ट एंड फार्म की जो रेसिड्यूज वगैरह होते हैं, ये जनरली कंपोस्टिंग मटेरियल के रूप में यहाँ यूज़ किए जाते हैं। इसमें एनिमल डंक जो होती है, मोस्टली काउ डंक एंड जो डिफरेंट टाइप की डंक्स वगैरह होती हैं, बफेलो डंक्स, काउ डंक्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। एंड इसमें लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उनमें जनरली जो वर्मी कंपोस्टिंग जो बनती है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें हम स्पीशीज़ में बात करें तो अर्थवर्म की डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ होती है जो वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस को परफॉर्म करती हैं। जैसे इसीनिया फोर्टिडा, ये क्या है, रेड अर्थवर्म की स्पीशीज़ है।
इस टाइप से यूड्रिलस युग्नियाई, ये नाइट पॉलर एंड पैरिनॉक्स एक्सवास, ये सब क्या है, स्पीशीज़ है अर्थवॉर्म्स की। रेड आर्मवॉर्म जनरली प्रिफर किया जाता है क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है एंड ये जल्दी से कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को एज अ कंपोस्ट के रूप में। इसकी टाइमिंग पीरियड होता है 40 to 50 डेज, जिसमें ये क्या कर देता है, एक मैन्योर के रूप में कंपोस्ट जो होता है वर्मी कंपोस्ट को कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जनरली स्मॉल स्केल पे ही प्रोडक्शन किया जाता है इसका, और लार्ज स्केल पे भी प्रोडक्शन किया जाता है। जो पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं वो कितना करते हैं, स्मॉल स्केल पर वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे 5 to 10 टन्स वर्मी कंपोस्ट एनुअली जो इसका प्रोडक्शन करते हैं। इसी टाइप से जो कमर्शियली स्केल पर करते हैं वो कितना करते हैं, 50 to 100 टन्स। आगे हम देखिए इसकी मेथड्स। तो वर्मी कंपोस्ट जो है 2 टाइप से किया जाता है, एक बैड मेथड एंड एक पीट मेथड। इन दोनों फॉर्म में इसको वर्मी कंपोस्ट को बनाया जा सकता है। जैसे क्या है, एक बैड मेथड और एक क्या है, एक पीट मेथड। इसमें पीट के फॉर्म में एक जनरली एक पीट बनाई जाती है 5 into 5 into 3, दैट मीन्स 5 लेंथ 5 सेंटीमीटर का एक, 5 बोल सकते हैं 5 मीटर का एक गड्ढा जिसकी लंबाई 5 मीटर हो, चौड़ाई 5 मीटर हो और 3 मीटर उसकी ऊंचाई हो। इस टाइप से एक पीट बनाई जाती है और उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, जो बोल सकते हैं वेस्ट है, उसको ऐड किया जाता है और उसमें ये जो अर्थवॉर्म है इनको ऐड किया जाता है। देन यहाँ पे क्या होता है, वह कंपोस्टिंग का प्रोडक्शन होता है। इसी टाइप से वर्मी कंपोस्ट की स्टेप्स होती हैं। वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट है इसको एक कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट थोड़ा कूल होना चाहिए एंड शेडो होनी चाहिए। मतलब इसको किसी बोल सकते एक शेडो इन्वायरमेंट में इसे परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जनरली हमने क्या बात की है, काऊ डंग्स जनरली यूज़ की जाती है और ये एक एक वर्मी कंपोस्ट में मैन्योर का प्रोडक्शन 15 to 20 डेज में होता है। जनरली एक वर्मी कंपोस्ट में जो मैन्योर का प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लगता है, 15 से 20 दिन में यहाँ पे प्रोडक्शन तैयार हो जाता है। इसी टाइप से जनरली किसी स्पीशीज़ का यूज़ किया जाता है, रेड अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा इसका क्यों यूज़ किया जाता है, हमने देखा इसकी हाई रेट होती है मल्टीप्लिकेशन करने की और ये जल्दी से मैन्योर को प्रोडक्शन कर देती हैं। सो इसका जनरली यूज़ किया जाता है। एंड इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वर्मी कंपोस्ट में। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं हम लोग बात करें इसमें, तो क्या होता है वर्मी कंपोस्ट में, इसमें ये जो वार्म्स होते हैं, जो अर्थ वार्म्स होते हैं, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम जो क्या होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं एज एक्सेट्रा इसकी जो सीक्रेट्स करते हैं, जो उस मैन्योर में जो सीक्रेशन होता है वो इनके द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है वो हाई न्यूट्रिएंट अमाउंट में होता है। इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में आवश्यक होता है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है कंपेयर टू कंपोस्टिंग, क्योंकि इसमें जो अर्थवर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ सीक्रेट करते हैं, जो यहाँ पे अपनी जो डाइजेस्ट करके उसको सीक्रेट करेंगे सब्सटेंस को, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत आवश्यक होता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और एक क्रॉप प्लांट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। अब एडवांटेज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट रिच इन ऑल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत टाइप्स के जो प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं। सॉइल की जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड ये टेक्निक बहुत ईजी होती है एंड इसको ईजी वे में आप अप्लाई कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। एंड इसमें कोई बैड ऑर्डर टाइप की कोई इसमें बोल सकते हैं कोई स्मेल वगैरह इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड ये सॉइल की स्ट्रक्चर, टेक्सचर, एरिएशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सबको बढ़ाती है और क्या प्रिवेंट करती है, साथ ही सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। एंड ये एक जो वर्मी कंपोस्ट है एक रिच इन बेनिफिशियल रोल करती है, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं सॉइल में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और सेल्युलर डिकम्पोजिंग माइक्रोफ्लोरा या बोल सकते हैं फास्फोरस सोल्यूबलाइजर माइक्रोफ्लोरा, इन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। वर्मी कंपोस्ट में जनरली किसका यूज़ किया जाता है, अर्थवर्म्स का यूज़ किया जाता है एंड ये न्यूट्रलाइज करती है सॉइल, इट न्यूट्रलाइज द सॉइल प्रोटेक्शन, जो सॉइल का प्रोटेक्शन उसको न्यूट्रलाइज करती हैं और इंक्रीज़ करती है जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट को लॉस होने से बचाती है और प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए। और जो पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं
या फिर जो वीट सीड्स करती है, जैसे बोल सकते हैं जो बीज वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ से प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब इसके बहुत सारे बोल सकते हैं एडवांटेज है जिसके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। सो हम लोगों ने आज का समझा कि वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार होता है और कंपोस्टिंग क्या होता है। आगे हम देखेंगे मेथेन प्रोडक्शन। तो मेथेन प्रोडक्शंस के बारे में हम जनरली यहाँ पे थोड़ा इंट्रो समझेंगे। बाकी हम बायोगैस प्रोडक्शंस जो हमारे टॉपिक हमको एक पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि मेथेन गैस का किस प्रकार प्रोडक्शन होता है। सो इसमें जो मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है इसमें हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया, एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, एसिटोजेनिक बैक्टीरिया एंड मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये सभी टाइप्स की स्पीशीज इसमें इंक्लूड होती हैं जिसके द्वारा क्या होता है मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। जैसे हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, पेप्टोकोनस एंड एसिटोजेनिक बैक्टीरिया एंड एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। एंड आगे हम देखें इसकी डाइजेशन प्रोसेस किस प्रकार होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, देन एसिडोजेनेसिस प्रोसेस होती है, देन एसिटोजेनेसिस एंड लास्ट में मैथेनोजेनेसिस प्रोसेस होती है, जो मैथेन्स जिसके द्वारा क्या होता है मैथेन गैस का प्रोडक्शंस होता है। सो ये प्रोसेस हम पूरी अच्छे से बायोगैस प्रोडक्शंस जो हम समझेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या करता है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होंगे, सिंपल या मोनोमेरिक यूनिट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये किन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब्सटेंस में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इनका बाय हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया। देन इनका एसिडोजेनेसिस होता है जिसके द्वारा ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटिक एसिड, अल्कोहल्स एंड प्रोपाइनिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इसका एसिडोजेनेसिस होता है जिसके द्वारा एसीटेट्स या फॉर्मेट्स का फॉर्मेशन होता है। देन मेथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया होते हैं वो मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार मेथेन गैस का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने समझा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने कंपोस्ट के बारे में समझा, देन वर्मी कंपोस्टिंग एंड लास्ट में हमने मेथेन प्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।